वंदे मातरम दोस्तों, जय माँ भारती। बचपन में जब हम छोटे थे तो स्कूल में जाते थे और स्कूल में जाते थे तो टीचर ये बोलती थी, बेटा लर्न करो संडे, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे। अब जब ये सारा हमें साप्ताहिक कैलेंडर जब हमें ये याद करा रहे थे, तब छोटे थे, किसी ने कोई प्रश्न किया नहीं और हमने ये लर्न कर लिया। जब हम बड़े हुए तो बड़े होने के बाद में घर वालों ने कहा, भाई पीपल के वृक्ष में दिया जलाया करो, तुलसी के पौधे में दिया जलाया करो। जब ये कार्य करने लगे तो बुद्धिजीवी और पाश्चात्य संस्कृति के जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने क्या कहा कि भैया ये जो दिया जला रहे हो ये क्यों, ये जो आप दिया जला रहे हो ये क्यों। हमारे पास में जवाब नहीं था तो उन्होंने बोला, जब तक तुम्हें क्यों ना पता हो तो क्यों कर रहे हो। अब तुम इतने बुद्धिजीवी हो, तुम अब मॉडर्न साइंस पढ़ रहे हो, हर चीज को करने से पहले ये पूछो क्यों। न्यूटन अगर पेड़ के नीचे बैठा है, फल गिरा और न्यूटन ने पूछा क्यों ये गिरा क्यों, तो उसने न्यूटन लॉस की रचना कर दी, है ना। तो पाश्चात्य संस्कृति और मॉडर्न साइंस ने हमें क्या बताया कि जीवन में जब भी कुछ भी हो रहा हो आपके साथ, तो आपका फर्ज बनता है पूछना क्यों। क्यों का जवाब मिले तो करो, क्यों का जवाब नहीं मिले तो नहीं करो। यही मॉडर्न साइंस ने हमें सिखाया। अब हमेशा दिमाग में मेरे प्रश्न ये आया, अगर बचपन में जब हम छोटे थे, अगर हम अपने टीचर से ये पूछ लेते संडे के बाद में मंडे आता है क्यों, संडे के बाद ट्यूसडे क्यों नहीं आता, संडे के बाद वेंसडे क्यों नहीं आता, थर्सडे क्यों नहीं आता, तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि जवाब ना उनको पता था और मुझे नहीं लगता कि मॉडर्न साइंस में किसी को पता। पूरी दुनिया में मॉडर्न साइंस को अगर कोई शक्ति, कोई ज्ञान चुनौती दे सकता है तो वो है भारतीय वैदिक संस्कृति। और आज कल को जब आपके बच्चे आपसे ये पूछे कि पिताजी संडे के बाद में मंडे आता है क्यों, तो आपको ये ना कहना पड़े कि बेटा जिस स्कूल में हम तुम्हें भेज रहे हैं वहां पे क्यों पूछा जाता है सब चीजों के लिए, लेकिन इस चीज के क्यों का जवाब उनके पास नहीं है। आज हम जानेंगे भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अंदर इस सवाल का जवाब हमें किस प्रकार से मिलता है। आप अपने बच्चों को आज इस वीडियो को देखने के बाद बता पाएंगे कि बेटा संडे के बाद में मंडे ही आता है क्यों, उसका जवाब क्या है। ये मॉडर्न साइंस तो नहीं दे पाएगी, लेकिन हमारी भारतीय मूल संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान, जो दुनिया की सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉमी बोली जाती है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस बोली जाती है, उसमें इसका जवाब है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि संडे के बाद में मंडे आता है क्यों, इसका जवाब भारतीय ज्योतिष विज्ञान किस प्रकार देता है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर इनको हिंदी में लिखते हैं, जो हमारे भारतीय पंचांग थे, देखिए पंचांग जो है, अभी ये जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे है, ये तो इन्होंने 400, 500, 600, 700 साल पहले ही इसकी रचना करी थी। उससे पहले तो कोई इनको जानता नहीं था। लेकिन हमारे भारतीय पंचांग जो ये हजारों सालों से चल रहे हैं, हजारों सालों से हमारे देश में जो भारतीय पंचांग चल रहे हैं उसमें रवि के बाद में सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बुधवार, बुध के बाद गुरुवार, फिर शुक्रवार और फिर शनिवार हमेशा से आता जा रहा है। ये हमने मंडे ट्यूसडे की रचना के बाद में तो ये लिखे नहीं, क्योंकि इनसे पहले के हमारे पंचांग चल रहे हैं और पंचांग के अंदर ये पहले ही सीक्वेंस चल रही है। भारतीय ज्योतिष विज्ञान ये कहता है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे कुछ भी नहीं है, ये केवल हमारी साइंस को लेकर अंग्रेजी में रख के लॉलीपॉप के अंदर लगाकर वापस हम ही को चटा दिया गया। और इसका सीधा सीधा आधार यह है, जिसको पता होगा कि कोई चीज क्यों है, वही तो उसका पेटेंट उसी के पास तो होगा। मैंने फैन बनाया, आप समझिए, मैंने फैन को इन्वेंट कर दिया। जिसको पता है कि ये फैन इन्वेंट क्या होगा, इसका पुर्जा यहीं पर क्यों लगेगा, वही तो असली उसको रचने वाला होगा। जिसने केवल फैन बना के आपको दे दिया लेकिन उसको उसकी नॉलेज नहीं है, क्या वो उसका सीधा वो उसका मालिक हो सकता है, क्या उसका रचयिता हो सकता है? नहीं। तो भारतीय ज्योतिष विज्ञान जब रवि के बाद में सोमवार क्यों आता है, रविवार के बाद सोमवार क्यों आता है, सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आता है, अगर ये जानता है तो यही इसकी सबसे मेन रचयिता जो है, जो इसके रचयिता रहेंगे वो कौन रहेंगे? भारतीय ज्योतिष विज्ञान। समझते हैं ये किस प्रकार से होता है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये किस प्रकार से, देखिए यह है तारामंडल जो भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार रहा। अब हमें समझना होगा
पूरी दुनिया में तारामंडल को अगर ठीक ढंग से कोई पढ़ पाया और समझ पाया, ये दो ही साइंसेज हैं। एक मॉडर्न वेस्टर्न साइंस है जो इसको अच्छे से जानती है क्योंकि उनके पास प्रूफ्स हैं, टेलीस्कोप से उन्होंने देखा है, ऊपर स्पेस में जाके वेरीफाई किया है, सब वेरीफाई किया है। और दूसरा है भारतीय ज्योतिष विज्ञान। तो भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ग्रहों की स्थिति किस तरीके से, वो पहले हम समझ लें, उसके बाद में हम इस आंसर को हम निकाल पाएंगे। देखिए, उसके अनुसार हमारी जो मॉडर्न साइंस है, सारे प्लैनेट्स मैच करते हैं। वो क्या है, सबसे दूर, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो प्लैनेट्स हैं वो है सबसे दूर शनि यानी कि सैटर्न, फिर उसके बाद में आता है जुपिटर यानी कि गुरु, फिर उसके बाद में आता है मार्स यानी कि मंगल। तो ये तीनों तो जिस तरीके से मॉडर्न साइंस बताती है वैसे ही तीनों प्लैनेट्स हमारे हैं। लेकिन जहां पर पृथ्वी बताई जाती है वहां पर भारतीय ज्योतिष विज्ञान रवि को बताता है यानी सूर्य को बताता है। अब ये बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन आया। पहले इस प्रश्न को समझ लें क्योंकि जब तक ये प्रश्न दिमाग में चलता रहेगा तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। प्रश्न ये है, मॉडर्न साइंस तो गलत नहीं हो सकती, वो तो स्पेस में जाके पूरा इस चीज का आकलन कर चुके हैं कि इस पोजीशन पर पृथ्वी है कि नहीं। मार्स से वीनस के बीच में क्या है, अर्थ है, और ये 100% गारंटीड फैक्ट है। भारतीय ज्योतिष विज्ञान यहां पर पृथ्वी को नहीं रखता, यहां पर सूर्य को रख रहा है, रवि को रख रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार यहां पर रवि को रखने की एक मेजर रीजन है, और इस पूरे सिद्धांत को अगर वो ढंग से, जैसा आप जानते हैं ज्योतिष जितनी कैलकुलेशंस होती थी वो बहुत लंबी और बहुत बड़ी और बहुत व्यापक होती थी, उसको आसानी से समझना मुश्किल नहीं है। आज की वीडियो में हम एक छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे, आपको यह समझ में आ जाएगा कि कितनी गहराई के अंदर जाके भारतीय ज्योतिष विज्ञान जो था वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता था। तो उन्होंने यहां पर जो था विशेष रीजन था, और उसके लिए भारतीय ज्योतिष विज्ञान की जो बुक्स है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक बुक है जिसके अंदर ये लिखा गया है कि पृथ्वी की जगह पे रवि को यहां रखना क्यों हमारे लिए लाभदायक है और हमारी कैलकुलेशंस में हमें मदद करता है। इसलिए पृथ्वी को, वो जानते हैं यहां पे पृथ्वी है लेकिन पृथ्वी की जगह पे रवि को रखा जाता है। तो जब हम उस किताब को पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें स्पष्ट रूप से ये समझ में आएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक अगेन पूरी की पूरी किताब है जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा और इस सिद्धांत को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका एक बेसिक लॉजिक दे देता हूं जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि पृथ्वी की जगह पे यहां पे सूर्य को क्यों रखा गया है। आप समझ गए, तीनों प्लैनेट्स तो मैच हो रहे हैं मॉडर्न साइंस से, पृथ्वी की जगह पर रवि क्यों है इसको हम समझते हैं, ऐसा क्यों किया गया। एक ग्लिम्स दूंगा, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ऐसा क्यों किया जाता है। और ऐसा हम मॉडर्न साइंस में भी करते हैं, खाली भारतीय ज्योतिष विज्ञान में नहीं करते, जब भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं करते हैं। पहला एग्जाम्पल समझिए, जब हम बचपन में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते थे तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता था जिसको सॉल्व करना नामुमकिन होता था। तो टीचर ये कहता था, उसमें कहता था एक्स की वैल्यू निकालो। वो एक्स की वैल्यू तब तक नहीं निकलेगी जब तक आप ये मान नहीं लोगे कि x इज इक्वल टू 1। जिन्होंने 4th 5th 6th क्लास के अंदर मैथ किया है वो इस तरह के प्रश्नों का जवाब जानते होंगे। प्रश्नों की शुरुआत ही ऐसे होती थी, टीचर हमें बोलता था कि मान लो x इज इक्वल टू 1। तो हम बोलते थे क्यों माने, वो कहते हैं अभी मान ले, 1 मिनट के लिए मान ले, मैं अभी प्रूव कर दूंगा x इज इक्वल टू 1 है, राइट। तो हम जैसे ही मानते थे x इज इक्वल टू 1 और इक्वेशन को सॉल्व करते थे, अंत में निकल जाता था अरे भाई x तो 1 ही है, ये एग्जैक्ट इससे निकल गया आंसर, राइट। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन करने का तरीका होता है जिसमें हम एक मान कर चलते हैं कि यहां पर हम कुछ और माने जिससे हमारी कैलकुलेशन ठीक निकल जाए। ये पहला प्रमाण था। दूसरे प्रमाण को समझिए, ऐसा क्यों किया जाता है। सपोज कीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन चल रही है। अब सपोज कीजिए हमें निकालनी है भैया रिलेटिव वेलोसिटी। अब दूसरी तरफ से एक शेर गुजर गया, फिर एक हाथी गुजर गया, ठीक है, और फिर एक पेड़ गुजर गया, और आप ट्रेन में बैठे हैं। सामने एक इंसान बैठा है, वो बताता है चलो भैया रिलेटिव वेलोसिटी बताओ। वो जो हमारे यहां से शेर गुजरा वो कितनी स्पीड पे गुजरा, और जो हाथी गुजरा वो कितनी गुजरा, और जो पेड़ गुजरा वो कितनी स्पीड पे गुजरा। अब इसको सबसे आसान तरीके से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमारी स्पीड 100 किलोमीटर पर आ रहा है, अगले की 20 किलोमीटर पर आ रहा है, 100 प्लस 20 को ऐड कर देंगे, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो यहां से गुजर गया, राइट। लॉजिकल है। तो शेर कैसे गुजरा पता चल गया, हाथी कैसे गुजरा पता चल गया, पेड़ कैसे गुजरा, उसकी पेड़ की जो वेलोसिटी है उसको 0 ले लो, हमारे वाले को 100 ले लो, तो वो भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजरा। अगर इसके अंदर हम ये तर्क घुसा दें कि भाई पेड़ तो गुजरा नहीं, पेड़ थोड़ी गुजरा, पेड़ तो स्टेशनरी था, तो तुम पेड़ को क्यों ले रहे हो। अगर हम इस चीज को कर दें तो हमारी इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगी।
आप समझ रहे हैं? फिर हमें उसको और कॉम्प्लेक्स तरीके से जाकर दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा, विच विल मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स। तो भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अंदर मैंने आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिया है, इसके आधार पर आप ये समझ जाएंगे कि इसके ऊपर एक पूरी बुक की रचना हुई है, जिसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दी गई है कि रवि को यहां रखने से ये सारी स्थितियां हमारे लिए क्यों हमारे लिए अनुकूल हो जाती हैं और हम अपनी कैलकुलेशंस को ड्राइव कर सकते हैं, राइट? क्योंकि सूर्य जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो वो हमें मूव करता हुआ ही दिखता है। अगर हम उसको स्टेशनरी मान लेंगे और बाकी सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे होंगे तो हमारी कैलकुलेशन 3 गुना 4 गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसलिए रवि को यहां पर रखना लॉजिकल है। इतने से आपको इतनी संतुष्टि जरूर आ गई होगी कि इतना हमारे लिए ज्ञान आगे बढ़ने के लिए काफी है। बाकी हर एक चीज को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे आज एक प्रश्न को ढूंढ रहे हैं, उसका आंसर ढूंढ रहे हैं, वैसे और प्रश्न ढूंढेंगे। समझ लीजिए। तो शनि हो गया, गुरु हो गया, मंगल हो गया। यहां पर इन्होंने कहा भैया रवि को रखो, पृथ्वी को मत रखो। ठीक है जी। उसके बाद में पृथ्वी के बाद में यहां पे शुक्र होता है। शुक्र का मतलब वीनस, बुध का मतलब मरकरी, और चंद्र को इन्होंने रखा यहां पर। ये इन्होंने एजप्शन जो है कर ली, राइट? अब ये पूरे ज्योतिष विज्ञान में शुरू से लेके आखिरी तक ऐसा नहीं है कि एक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो उन्होंने ग्रहों की स्थिति ऐसे कर दी। ग्रहों की स्थिति इसी तरीके से हर जगह पे रखी गई है, राइट? और इसी स्थिति के अनुसार ही वो सारी गणनाएं अपनी करते हैं। यानी ये स्टैटिक कर दी, इसको मान लिया। तो अब वो ये कहते हैं भैया ये समझ गए आप, शनि, गुरु, मंगल, रवि, शुक्र, बुध, चंद्र, ये चीज है। इसके पीछे ये तर्क भी देते हैं, और तर्क ये देते हैं इनकी स्थिति को, क्योंकि जैसे मैंने बताया भारतीय ज्योतिष विज्ञान क्यों के ऊपर ही आधारित है। वो हर चीज के पीछे आपको क्यों जरूर बताएगा, वो क्यों हमें समझ में आया कि नहीं, ये एक बात की बात है। तो इसका जो रीजन रहा, उन्होंने शनि, गुरु, मंगल, रवि, शुक्र और बुध और चंद्र की भी क्यों इस तरीके की स्थिति रखी, उसको समझिए। उन्होंने कहा शनि को अपना पूरा रेवोल्यूशन करने में 30 साल का समय लगता है। ये हजारों साल पहले उन्होंने ज्योतिष विज्ञान में रख दिया। एग्जैक्ट अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स आज देखते हैं तो 30 साल का समय ही लगता है इसको। गुरु को अपनी परिक्रमा पूरी करने में 12 साल का समय लगता है। मंगल को तकरीबन 386 डेज लगते हैं। रवि को इन्होंने, देखिए यहां पे रवि की परिक्रमा का जो दिन है वो मेंशन नहीं किया हुआ। इसका मतलब ये जानते हैं कि रवि स्टेशनरी है, लेकिन अपनी कैलकुलेशंस के लिए रवि को यहां पे रखा गया। शुक्र के लिए उन्होंने मेंशन किया 224 डेज लगते हैं, बुध के लिए 87 डेज और चंद्र को तकरीबन 27 से 28 डेज लगते हैं। तो उन्होंने कहा जिसको जितना ज्यादा समय लगता है उसको उतना बाहर रखा गया, जिसको जितना कम समय लगता है उसको उतना अंदर रखा गया, राइट? लॉजिकल समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है इनको किस तरीके से इन्होंने रखा। एक रवि और पृथ्वी को छोड़ के बाकी सब को हमने जो उनके रेवोल्यूशन का टाइम होने वाला है उसके अनुसार हमने रख दिया, ठीक है? अब उन्होंने क्या कहा, अब उन्होंने कहा कि अब इसको लाइन में लिख लो। यहां पे लिख लो शनि, ठीक है जी, शनि का शनि, गुरु से गुरु, मंगल से मंगल, रवि से रवि, शुक्र से शुक्र, बुध से बुध, चंद्र से चंद्र, ठीक है जी, लाइन में लिख लिया आपने। अब समझिए लॉजिक। प्रश्न हमारा ध्यान रखिएगा क्या है। प्रश्न उन्होंने ये कहा कि रविवार के बाद में सोमवार ही क्यों आएगा, इस बात को हमें समझना है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि अपने तारामंडल को देखो कि सारे ग्रह जो है वो किस स्थिति के अंदर रखे हुए हैं, किस तरीके से मूव कर रहे हैं, राइट? बेसिक स्थिति आपको पता चली। अब उन्होंने कहा भैया इसी सीक्वेंस में इसको इस तरह से लिख लो, लिख लिया। अब भारतीय ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है? भारतीय ज्योतिष विज्ञान ये कहता है कि सपोज कर लो धरती पे सब प्रलय आ गया, सब खत्म हो गया, ठीक है ना, जल हो गया सब जगह पे और सब प्रलय आ गया। अब दोबारा सृष्टि की रचना हो रही है। जब सृष्टि की रचना होगी और अगर हम धरती पर खड़े हैं तो सबसे पहले जो ग्रह हमें मूव करता हुआ दिखेगा वो उन्होंने कहा वो होगा रवि। आप समझे? ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जब प्रलय आ गई और जब सबसे पहला प्लेनेट, ये आप जानते हैं कि ये सारे प्लेनेट्स हमने पृथ्वी से ही देखे थे। गैलीलियो ने कहीं से भी जो भी देखे प्लेनेट्स वो सारे के सारे उसने टेलीस्कोप से पृथ्वी से ही देखे थे। यानी ये तारामंडल जो है हमें यहां से दिखता है और हमारे पूर्वज मनुष्यों ने चाहे नेकेड आई से देखे हों चाहे लेंसेज से देखे हों, लेंसेज का भी प्रमाण है उनके पास में थे। तो उन्होंने ये कहा कि जो सबसे पहला आपको प्रलय हो गई और प्रलय होने के बाद जब सबसे पहला प्लेनेट आपको सृष्टि के निर्माण में दिखेगा मूव करता हुआ वो रवि दिखेगा। यानी ये हो गया रवि, ये सबसे पहला प्लेनेट आपको दिखेगा। अब जब ये मूव कर रहा है तो ठीक इसके 1 घंटे के बाद में जो दूसरा प्लेनेट मूव करेगा वो शुक्र होगा, और फिर उसके बाद में 1 घंटे बाद बुध दिखेगा, उसके 1 घंटे के बाद चंद्रमा दिखेगा, उसके 1 घंटे बाद फिर पीछे आ जाइए शनि दिखेगा, फिर हमें गुरु दिखेगा, फिर मंगल दिखेगा। इस तरीके से एक के बाद एक प्लेनेट ये हमें पृथ्वी के चारों ओर मूव करते हुए दिखेंगे।
ये ज्योतिष विज्ञान के अंदर इस प्रकार से बताया गया कि हर एक प्लेनेट एक के पीछे एक इस तरीके से पृथ्वी के चारों ओर हमें मूव करता हुआ दिखेगा। ठीक है जी। तो इन्होंने कहा सीक्वेंस आपने लगा ली। सीक्वेंस लगाने के बाद आपने रवि को, अब समझिए जो पहला घंटा है, जो पहला आवर है, ये जो पहला घंटा है जब मूव कर रहा है तो इसको इन्होंने माना रवि का। इसके बाद में दूसरा जो हो गया वो शुक्र का, जैसा मैंने बोला। तीसरा क्या हुआ, बुध का। चौथा घंटा क्या हुआ, चंद्रमा का। पांचवा शनि का। छठा फिर गुरु का। सातवां फिर मंगल का। फिर आठवें घंटे में जब आप देखेंगे, राइट, जब एक के पीछे एक ही मूव कर रहे हैं ये, तो आठवें घंटे में किसका माना जाएगा, वो रवि का। फिर नौवां शुक्र का, फिर 10वां बुध का, फिर 11वां चंद्रमा का, 12वां किसका माना जाएगा, शनि का, 13 गुरु का, 14 मंगल का, 15वां फिर रवि का। फिर दोबारा विजुलाइज करिए, ऐसे ऐसे करके ये मूव करते जा रहे हैं, एक के पीछे एक। क्लॉक आपकी चलती जा रही है। जब ये क्लॉक चलती जाएगी तो 24 घंटे ये पूरी करेगी, राइट। पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटे ये पूरी करेगी। जब 25वां घंटा आएगा तब फिर कोई ग्रह मूव करेगा। तो 25वें घंटे में जो ग्रह मूव करेगा उस दिन की शुरुआत उसी ग्रह से शुरू हुई है, इसीलिए वो दिन उसी ग्रह के नाम पे होगा। अब समझते हैं इस कैलकुलेशन से कैसे। रवि का पहला था 1 2 3 4 5 6 7, 7वां मंगल हुआ। 8वां फिर घंटा रवि का, 9 10 11, फिर शनि पे आ जाइए, 12 13 14, फिर 15 के अंदर रवि आ गया, 16 17 18, फिर वापस शनि की तरफ आ जाइए, 19 20 21, फिर आ जाइए 22, 22 किसका, फिर से रवि का, 23 24 बुध का। और उसके बाद में जब दोबारा दिन की शुरुआत हुई, आप समझ रहे हैं, तो किस ग्रह से शुरुआत हो रही है, चंद्र से। इसीलिए रविवार के बाद में जो अगला दिन जो हमारा आया वो आया हमारे पास सोमवार। चंद्र का दिन कौन सा है, सोमवार। आप समझ गए। तो अगले दिन में 25वें घंटे में जो दोबारा से उदय होगा वो कौन सा ग्रह उदय होगा, चंद्र। इसीलिए चंद्र को लिखा गया 1। चंद्र के बाद में फिर दोबारा कहां जाएंगे, दूसरे घंटे में शनि। शनि का तीसरा कौन सा, गुरु। चौथा मंगल। मंगल के बाद फिर रवि, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्र। जब आप इस तरीके से चंद्र में करेंगे तो 8वां घंटा आ गया। फिर उसके बाद में घुमाइए, 9 10 11, फिर नीचे आ जाएगा रवि में 12वां, 13 14 15, इसी लाइन में फिर पीछे जाइए, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, और फिर नया दिन, तीसरा दिन शुरू हुआ। जब तीसरा दिन शुरू होगा तो कौन से ग्रह से शुरू हो रहा है, मंगल से। मंगल से शुरू हो रहा है तो क्या आता है, सोमवार के बाद मंगलवार। और इसी प्रकार से जब आप ये टेबल बनाते जाएंगे एक हफ्ते तक, तब आपको महसूस होगा 24 तक की गिनती पूरी होने के बाद 25वां घंटा जब आता है, वो जिस ग्रह का उदय उस समय हो रहा होता है उसी के आधार पे उस दिन की शुरुआत होती है। तो जब आप तीसरी बार देखेंगे तो जो पहला घंटा होगा वो बुध के जो उदय होने का समय होगा, इसीलिए उसका समय, उसका दिन जो है उसको बुधवार रखा गया। और इस प्रकार से एक के बाद एक जो है ये दिन हमारे बनने शुरू हुए। लॉजिक समझ में आया? मेरे ख्याल से मैंने ये अच्छे से आपको समझाया है। ज्योतिष विज्ञान थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर होता है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। इसके बाद में जब खुद प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। हो सकता है मेरी बताने की विधि जो हो वो ज़्यादा अच्छी ना हो, तो मैं आप सभी को एडवाइस करूंगा जहां से मैंने ये ज्ञान प्राप्त करा है, आप लोग भी अगर इस बुक को ले आएंगे तो इससे आपको थोड़ी नॉलेज मिलेगी। ये है बुक ज्योतिष रत्नाकर। 1930 के अंदर, 1930 1930, आज से 100 साल पहले भारत में ज्योतिष हैं, ज्योतिष शास्त्र के महान जिनको ज्ञान था इसका, उन्होंने, ज्योतिषी जो थे, उन्होंने इस बुक की जो थी रचना की थी 1930 में। और तब इन्होंने ये सारे प्रमाण जो है, ये सारी कैलकुलेशन के थ्रू दिखाया था कि सोमवार, रविवार के बाद सोमवार और मंगलवार और बुधवार क्यों आता है। सोचिए आज से 100 साल पहले जब हमारे पास ये ज्ञान था, पता नहीं वो मॉडर्न साइंस के अंदर कितने लोगों को कितना ज्ञान होगा उस समय, लेकिन हमारे जोशियों को 100 साल पहले ये ज्ञान था। और ये हजारों सालों से पंचांग हमारे पास में चलता है। भारतीय ज्योतिष विज्ञान एक और चीज बताता है, वो ये कि अंग्रेजों ने जो शब्द बोला आर, है ना, एक आर, एक घंटा, एक आर, HOUR, वो इन्होंने बोला ये इनका शब्द नहीं है। और इसका जो भारतीय ज्योतिष विज्ञान प्रमाण देता है वो ये कि ये बता दें कि आर शब्द की रचना क्यों करी। सिंपल सी बात है, मॉडर्न साइंस हमसे पूछता है क्यों, हमें उससे पूछना चाहिए क्यों।
तो आर की रचना क्यों करी, इसका जवाब भी जो ज्योतिष विज्ञान है, भारतीय ज्योतिष विज्ञान है, वो देता है। वो ये कहता है कि ज्ञान हमारे पास था इन सारी चीजों को रचने का, लेकिन भारतीय परंपरा रही कि यहाँ के मनीषी पूरे विश्व में जाते थे ज्ञान का प्रसार करने के लिए, जिसमें ग्रीक संस्कृति, ग्रीस की संस्कृति थी, इटली की संस्कृति थी, रोम संस्कृति थी। वहां पे जब हम ज्ञान का प्रचार करते थे तो वो हमारे शब्दों को ग्रहण करते थे, और उससे जो शब्द बने उसी को आज अंग्रेजी की पुस्तकों में, मॉडर्न साइंस वेस्टर्न फिलॉसफी की जो पुस्तकें हैं उसी का अनुसरण करते हुए वो हमें ही वापस जो है एक अलग भाषा के अंदर पकड़ा रही है। अब ये आर शब्द कहां से आया, इसका प्रमाण भी इसी किताब में दिया गया जिसका मैंने आपको जवाब दिया। भारतीय ज्योतिष विज्ञान ये कहता है हमारे यहाँ जो दिन रात है, सुबह और रात, जो दिन रात है, इसको बोला जाता है अहोरात्रि। अगर आप हमारे पुराने वेद ग्रंथ देखेंगे वहां पे अहोरात्रि शब्द को मेंशन किया गया। अहोरात्रि शब्द किससे बनता है, अहो और रात्रि से, दो शब्द हो गए, अहो और रात्रि। अब ये पूरा दिन इन्होंने 24 घंटे में डिवाइड किया हुआ है। भारतीय पंचांग बहुत पुराना है, उसमें इन्होंने हो शब्द को लिया, रा को शब्द लिया, रा को शब्द को लिया रात्रि से, हो शब्द को लिया अहो से, तो क्या बना, होरा। क्या बना, होरा। और होरा से अंग्रेजों ने बनाया हावर। होरा जो बोलने की कोशिश करी उससे बना हावर, और हावर को धीरे धीरे प्रोनाउंस जो करने लग गए उसको बोलने लगे आर आर आर। HOUR जो शब्द है वो होरा शब्द से आया है। तो ये जो आप 1 2 3 बोल रहे हैं वो भारतीय ज्योतिष विज्ञान में बोला जाता है ये होरा रवि का है, ये होरा बुध का है। तो ये होरा शब्द का इस्तेमाल हमारे यहाँ पे होता है। ठीक है जी, तो ये आपको एक पूर्ण रूप से जानकारी मिली। संडे के बाद भी मंडे क्यों आता है, इसका एक रीजन पता चला। पूरी दुनिया में केवल 2 ही साइंसेज हैं जो इसका जवाब दे सकती हैं, एक मॉडर्न साइंस जिसने हमें संडे के बाद मंडे सिखाया, और एक भारतीय ज्योतिष विज्ञान जो रविवार के बाद सोमवार कहना जानता है। और मैं आपको बता दूं, अंग्रेज जो हमें बताते हैं कि हफ्ते की शुरुआत सोमवार से होती है, भारतीय ज्योतिष विज्ञान ये कहता है कि सोमवार से शुरुआत नहीं होती, हमारे हफ्ते की शुरुआत रविवार से होती है। राइट, क्योंकि प्रलय के बाद जो पहला दिन था वो रवि के उदय का था, और रविवार से ही हमारी जो है वो रचना जो है वो संस्कृति जो है वो उत्पन्न हुई। ये इसकी सारी कैलकुलेशंस है जो आपको मिली। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप लोग समझ गए होंगे जिसके आधार पे मैंने ये सब कुछ बताया है। अब इसके अंदर क्योंकि देखिए ज्योतिष विज्ञान है, दायित्व तो हम लोगों पर ही है। हमारी संस्कृति उच्च थी, अच्छी थी, ये सोचकर हम केवल खाली तो नहीं बैठ सकते। अपनी संस्कृति के अंदर जो सुलझे हुए प्रश्न ना हो उनको सुलझाना भी हमारा दायित्व है। इस पूरी की पूरी स्टडी के अंदर 2 प्रश्न हैं जो दिमाग में आते हैं। आपको भी सोचने के बाद, सुनने के बाद बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आए होंगे। मिलकर अगर इनका समाधान निकालेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। मॉडर्न साइंस को समझना मुश्किल हो सकता है, स्टीफन हॉकिंग ने क्या लिखा है इसको समझना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। विश्वास कीजिए उतना ही मुश्किल है भारतीय ज्योतिष विज्ञान की साइंस को समझना, विज्ञान को समझना। लेकिन जो दायित्व हमारा है पहले उसको समझ लें, फिर स्टीफन हॉकिंग को भी पढ़ेंगे। राइट, तो इस पूरी की पूरी जो ज्योतिष गणना जो हमने करी इसके अंदर 2 सुलझे हुए जो हमारे लिए प्रश्न है जिनको हमें सॉल्व करना है वो समझिए क्या है। पहली बात तो ये सिद्धांत हमें पूरा पढ़ना है, रवि की स्थितियां क्यों रखी गई। एक मेजर हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल गया, लेकिन आगे जाते हुए हमें ये स्टडी जरूर करनी है कि रवि को यहाँ रखने का मेन रीजन क्या है। ऐसी कितनी कॉम्प्लिकेशन हो जाती, कितनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाती, उसको हम समझने का प्रयत्न जरूर करेंगे। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इसको हम ढूंढेंगे। अगर आपको इसका जवाब पता हो, सरल पता हो, तो कमेंट बॉक्स में डालिए। आपका जवाब अच्छा होगा या आपका वीडियो लिंक अच्छा होगा तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिखेगा। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें, क्योंकि हमसे भी ज्यादा जो इसके ऊपर, हमारे पास में तो कोई ज्ञान है नहीं, तो जिन लोगों के पास ज्ञान है अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो कृपया करके हमारी मदद करें और इस ज्ञान को हमारे साथ साझा करें। दूसरा प्रश्न जो इसके अंदर निकल कर आता है वो ये, चलिए रवि की स्थिति को तो हमने मान लिया कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से हमें रवि की स्थिति यहां रखनी पड़ी, चंद्रमा की स्थिति हमने ये क्यों रखी है। इसमें एक प्रोबेबल आंसर जो भारतीय ज्योतिष विज्ञान के वैज्ञानिक जो थे उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि हमने इसको केवल और केवल इसलिए रखा कि रेवोल्यूशन लेने में जिसका जितना कम समय लगता है अपने रिवॉल्व करने में, हमने उसके आधार पे इसको रखा है। दिस सीम्स टू बी लॉजिकल। उनका यह कहना है कि भैया कैलकुलेशंस हम इसी तरीके से करेंगे, लेकिन समझने वाली बात यह है कि पृथ्वी की जगह रवि को रखा है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति तो यहां है, लेकिन चंद्रमा को यहां लिया गया। तो आगे चलने के बाद में हम इस चीज को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि चंद्रमा का कोई विशेष कारण है, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति तो मैच करती है मॉडर्न साइंस से, चंद्रमा और रवि की स्थिति मैच नहीं करती। तो इसके पीछे जो भी रीजन रहेगा उसको ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। अगर हम ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो हम इस चीज पर दावा डाल सकते हैं
कि सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आता है, ये हमने दुनिया को बताया है, ना कि संडे के बाद मंडे क्यों आता है ये मॉडर्न साइंस हमें बताएगी। तो जो चीज़ हमारी है उसे हमें जानेंगे, हम ही जानेंगे और दुनिया को बताएंगे। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, इसमें हम सबका क्या योगदान हो सकता है उसको हम ढूंढने का, इवेल्युएट करने का प्रयत्न करेंगे। अपने बच्चों को सही शिक्षा देंगे, दूसरों की बनाई हुई पुस्तकों को पढ़ें, समझें, लेकिन अपनी पुस्तकों का ज्ञान भी निरंतर लेते रहें। इसी आशा के साथ में भारत वंदे मातरम।